कभी पंजाब के फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि वो यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। तो कभी टीएमसी लीडर मनोरंजन व्यापारी कहते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। कभी शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे का बयान आता है कि मुंबई में बिहार के लोगों के लिए परमिट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बड़े लीडर बिहारियों की इंसल्ट कर रहे हो। हमारे देश में बड़े नेता कई बार बिहारियों को लेकर इतनी इनसेंसिटिव बातें कर चुके हैं। आखिर क्यों बिहारियों की इतनी इंसल्ट की जाती है? क्यों उन्हें दूसरे राज्यों से भगाया जाता है? बिहार के इस कंडीशन के पीछे वहाँ के लीडर का कितना हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल कि इन सब के बाद बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर क्यों है? और बिहार सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बिहार की कंडीशन वापस से ठीक हो और बिहारियों को रेस्पेक्ट मिले? बिहारियों को लेकर ऐसी मेंटालिटी कोई नई बात नहीं है। बिहारियों को दूसरे राज्यों से भगाने की शुरुआत 1980 के समय हुआ था, जब महाराष्ट्र में वहाँ के लोकल वर्कर्स के बाद सबसे ज्यादा वर्कर्स बिहारी थे। अब नो डाउट अब बाहर के राज्यों से लोग हमारे राज्यों में आएंगे तो हमारे लिए कंपटीशन पहले से बढ़ जाएगा, और महाराष्ट्र में भी वही हुआ। फिर वहाँ के गवर्नमेंट वहाँ के लोकल लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगी। बाहर से आए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होने लगी और धीरे धीरे उनके लिए हिंसा बढ़ती गई, और यहीं से बिहारियों के लिए लोगों के मन में भेदभाव आने लगा। और सिर्फ बिहारी ही नहीं, आउटर स्टेट के किसी भी कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्रियन लोगों ने ऐसा ही रवैया अपनाया, और 1960 में साउथ इंडियंस को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्हें वहां से भगाने के लिए लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ का नारा लगाया गया। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में गुजरातियों के साथ भी भेदभाव हो चुका है, लेकिन साउथ इंडियन और गुजरातियों के लिए ये भेदभाव एक बीते जमाने की बात हो चुकी है। आज वो ज्यादातर अपने अपने राज्यों में ही वेल सेटल्ड है और उन्हें अब दूसरे राज्यों में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बिहारियों के मामले में अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाया है। बिहारियों को आज भी दूसरे राज्यों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई में बिहार शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इन सब के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बिहार की प्रेजेंट सिचुएशन है। जी हाँ, बिहार का इतिहास भले ही बहुत स्वर्णिम रहा हो, लेकिन हम अच्छे इतिहास को लेकर प्रेजेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और एट प्रेजेंट बिहार की जो सिचुएशन है वो बिहार के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। इसके कई कारण हैं, और इनमें से सबसे पहला कारण आता है बिहार में इंडस्ट्रीज का ना होना। इंडस्ट्रीज की कमी की वजह से ही बिहारियों को जॉब्स के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, क्योंकि अपने और अपने परिवार की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए नौकरी। और जब बिहार में नौकरी की ही कमी है तो लोग उन राज्यों में पलायन करेंगे ही जहां इंडस्ट्रीज हो, ताकि उन्हें जॉब मिल सके। बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी क्यों है, इसकी एक पूरी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। सेकेंड रीजन है लिटरेसी रेट। एक समय में भारत के कई विद्वान और बुद्धिजीवी जैसे पनीश्वर नाथ रेणु, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ये सब बिहार से थे। लेकिन आज एजुकेशन के मामले में बिहार सभी राज्यों से पीछे है। वो बात अलग है कि यूपीएससी क्लियर करने वालों में बिहार सबसे आगे है, लेकिन आज बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 61.8% है, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। इसका सबसे पहला कारण है लड़का और लड़की में भेदभाव। आज भी बिहार की ज्यादातर लोग अपने बेटी को पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाते। वो ज्यादा फोकस उसे घर के काम काज सिखाने में करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने बेटों को भी पढ़ाई करने से ज्यादा ध्यान छोटी उम्र में खेती बाड़ी करने में लगाते हैं, या अगर उनका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा कर लगा देते हैं। और अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल भेजते भी है तो वहाँ उन्हें ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, और वो खुद आसान से सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते। अब जहाँ टीचर्स ही अनएजुकेटेड है, वहाँ स्टूडेंट्स एजुकेटेड कैसे हो सकता है? एक अनएजुकेटेड पर्सन अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है, लेकिन अच्छा टीचर भला कैसे बन सकता है? अब इस तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री को ध्यान कभी जाता ही नहीं, और इसलिए बिहारियों को ज्यादातर इलिटरेट होने की वजह से उन्हें बाहर के राज्यों में ना अच्छा जॉब मिलता है और ना ही रेस्पेक्ट मिलती है। ये बहुत ही दुख की बात है कि जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में टर्की और जापान से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, आज उस बिहार के स्कूल और कॉलेज की ये सिचुएशन है। यहाँ सिर्फ एजुकेशन को लेकर ही इतना स्ट्रगल नहीं है, बल्कि गरीबी और डेवलपमेंट में भी बिहार संघर्ष कर रहा है। लेकिन बिहार शुरू से ही इतना गरीब राज्य नहीं था।
झारखंड के अलग होने से पहले बिहार में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जैसे कोयला, तांबा, लोहा, यूरेनियम और भी कई सारे खनिज बिहार में पाए जाते थे, जिससे ज्यादातर इंडस्ट्रीज बिहार में ही अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश करना चाहती थी, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच सके। लेकिन फिर 1952 में इंडियन गवर्नमेंट फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसीज लेकर आई, जिससे कंपनीज को रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी मिलने लगी और अब सब्सिडी मिलने की वजह से कंपनी बिहार के बाहर भी एस्टैब्लिश होने लगी। इससे भारत की डेवलपमेंट तो होने लगी, लेकिन बिहार की डेवलपमेंट पहले से कम हो गई। एक और चीज जो बिहार की डेवलपमेंट को और नीचे ले गई वो है बिहार से झारखंड का सेपरेशन। साल 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया और अलग होने से जितने भी रिसोर्सेस बिहार में थे वो सारे झारखंड के हिस्से में चला गया और बिहार के हाथ कुछ नहीं लगा। अब जहाँ रिसोर्सेस ही नहीं थे वहाँ सोर्स ऑफ इनकम भी कम हो गया और इससे बिहार धीरे धीरे पॉवर्टी की तरफ चला गया और इस गरीबी से बिहार के लोग आज भी नहीं उभर पाए हैं। बिहार कास्ट सर्वे पॉवर्टी रिपोर्ट के अनुसार इस स्टेट के करीब 1/3 आबादी गरीब है और 34.1% फैमिली की मंथली इनकम सिर्फ 6,000 रुपए है और आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया है और बिहार की गरीबी की वजह से भी बिहारियों के साथ भेदभाव किया जाता है और ये समझा जाता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बिहार सिर्फ गरीबी और अनडेवलपमेंट से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि बिहार के डाउनफॉल में कास्टिसिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ ऊंचे कास्ट के जमींदार लोअर कास्ट वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक तो गरीबी, ऊपर से लोअर कास्ट, ऐसे में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसी समय लालू यादव कास्ट को लेकर विकास नहीं सम्मान चाहिए इस नारे के साथ सत्ता में आए और उन्होंने लोअर कास्ट को सम्मान दिलाने का चर्चा तो किया, लेकिन बिहार के विकास पर चर्चा कभी नहीं किया और यहाँ से बिहार की बची खुची विकास भी मिट्टी में मिल गई। हालांकि उस समय बिहार के लोअर कास्ट को थोड़ा सम्मान तो मिल गया, लेकिन विकास ना होने से पूरे देश भर में बिहार का सम्मान नीचे गिर गया, क्योंकि जो स्टेट विकास में ज्यादा आगे होता है उस स्टेट के लोगों को सम्मान भी बाहर के राज्यों में ज्यादा होता है और क्योंकि बिहार अनडेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा था, इसलिए बिहारियों को बिहार से बाहर लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और लोगों की यही धारणा आज भी बनी हुई है। अब बिहार में विकास नहीं था, लोगों के पास जॉब नहीं थे, गरीबी थी और इलिटरेसी थी, तो लोग क्राइम की तरफ बढ़ते चले गए और लूटपाट, डकैती, मर्डर ये सब होना आम बात हो गया और अब बिहार क्राइम की तरफ फेमस होने लगा और वहाँ की पुलिस क्राइम को तो रोक नहीं सकी, उल्टा आम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनसे रिश्वत लेने लगी और इस तरह बिहार में क्राइम और रिश्वत इतनी बढ़ गई कि जब कोई बिहारी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उसे क्रिमिनल की नजर से देखा जाता है, उन्हें लोगों की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। बिहारियों को क्रिमिनल दिखाने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड भी कोई पीछे नहीं है। गंगाजल, गैंग्स ऑफ वसेपुर और सूल जैसी कई फिल्म बनाई गई है जिसमें बिहारियों को गुंडागर्दी में आगे दिखाया गया है। जैसे कि फिल्म समाज का आईना है, हर फिल्म में किसी खास जगह के लोगों को जिस कैरेक्टर में दिखाते हैं उसे उसी कैरेक्टर के जैसे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में 90% क्राइम यूपी और बिहार के लोग ही करते हैं। बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का एक रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार के डेवलपमेंट में हेल्प करना भी है, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार वो हर स्टेट से टैक्स कलेक्ट करती है और उस स्टेट को ज्यादा फंड दिया जाता है जहां गरीबी, अनडेवलपमेंट और पॉपुलेशन ज्यादा है। तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्य में पॉवर्टी और अनडेवलपमेंट कम है, इसलिए वहां से टैक्स ज्यादा लिया जाता है और फंड कम एलोकेट किया जाता है। जैसे हर 100 रुपए के टैक्स पर तमिलनाडु को 28 रुपए, कर्नाटका को 36 रुपए और महाराष्ट्र को 13 रुपए दिए जाते हैं, वहीं बिहार को 100 रुपए लेकर 219 रुपए फंड एलोकेट किया जाता है। अब जब साउथ के राज्यों से ज्यादा टैक्स लेकर बिहार को ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है तो इससे साउथ के स्टेट के लोगों के मन में बिहार के लोगों के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उन्हें लगता है कि उनका पैसा बिहार वाला लेकर जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इतने ज्यादा फंड एलोकेट करने के बाद भी बिहार सरकार ना ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पा रही है, ना ही गरीबी को कम कर पा रही है और ना ही लोगों को उतनी रोजगार दे पा रही है जितना उन्हें जरूरत है। ये सारे तो हो गए प्रॉब्लम्स। अब जानते हैं इन सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
तो सबसे पहले बिहार के लोगों को बिहार से पलायन करने से रोकना होगा और ये तभी होगा जब बिहार में इंडस्ट्रीज होंगी। इसके लिए बिहार सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी जो इंडस्ट्रीज को बिहार में अट्रैक्ट करे। इससे बिहार के लोगों को अपने राज्य में जॉब मिलेगी और उन्हें बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सेकंड है बिहार की टूरिज्म। हर राज्य की तरह बिहार भी अपने कई कल्चर को लेकर फेमस है और वहाँ भी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने से टूरिस्ट बढ़ेगी, जिससे बिहार की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। थर्ड सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के आधे से ज्यादा डॉक्टर पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही हैं। इसलिए बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हेल्थ केयर की सुविधा उतनी नहीं मिल पाती है। तो बिहार सरकार को इस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है ताकि राज्य में हेल्थ केयर अच्छी हो सके। इसके अलावा वहाँ की शिक्षा पर ध्यान देना होगा और स्कूल और कॉलेज की डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट और रेगुलर करना होगा ताकि इलिटरेसी रेट कम हो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार सरकार को और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है स्मार्ट स्टडी के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।